आज की कहानी वह कहानी है जिसकी बात करने से लोग डरते थे। इतना ही नहीं, लोग तंदूर के बारे में सोचने से डरते थे। तो जरा सोचो, वे लोग तंदूर से बना खाना कैसे खाते होंगे। जब यह घटना घटी तो कई महीनों तक लोगों ने तंदूर से बनी चीजों को खाना तक छोड़ दिया। इस कहानी को सुनने के बाद आप यह सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि कोई भी आदमी आखिर इतना बेरहम कैसे हो सकता है। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे भारत के लोग आज तक भुला नहीं पाए हैं। यकीन मानिए, आप इस कहानी को जब सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नितेश और आप देख रहे हैं हकीकत की दास्तान। इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के एक सरकारी क्वार्टर से। 2 जुलाई 1995 की रात, जो एक ऐसी रात थी वो वहां पर रहने वाले लोग कई महीनों तक नहीं भुला पाए। उस रात एक क्वार्टर से गोली चलती है और गोली चलने की आवाज इतनी तेज होती है कि आसपास के लोगों को भी सुनाई देती है। लेकिन लोग यह सोचकर उसे टाल देते हैं कि कोई बच्चे पटाखे जला रहे होंगे। लेकिन वहीं एक आदमी ने गोली चलाकर एक महिला की हत्या कर दी थी। वो महिला कोई और नहीं बल्कि उसी आदमी की पत्नी थी। पहले तो उसे गोली मारकर उसे मार दिया गया, उसके बाद उसके टुकड़े किए गए और गाड़ी में रखने के बाद वो आदमी इस कदर वहां से भागा कि मानो कोई उसके पीछे पड़ गया है। यह काम इतनी शातिरता से किया जाता है कि किसी को भी कानो कान खबर नहीं होती है। लेकिन कहते हैं ना कि जुर्म को कितना भी छुपा लिया जाए, वह एक ना एक दिन जरूर सामने आ जाता है। जिस आदमी की हम बात कर रहे हैं वो दिल्ली के यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष सुशील था। अब सुशील को कैसे भी करके उस लाश को ठिकाने लगाना था। उस समय रात का वक्त था। अब सुशील ITO पुल पर पहुंचने के बाद तेजी से इधर उधर देखता है। उसे शायद किसी खास मौके की तलाश होती है, लेकिन वो मौका उसे मिल नहीं रहा था। पुल के कुछ चक्कर काटने के बाद बीचों बीच किनारे पर वह कार को रोक देता है और गाड़ी से बाहर निकलता है। गाड़ी से नीचे उतरने के बाद वह देखता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा, क्योंकि वह उस मौके की फिराक में था कि जब उसे कोई नहीं देखे तो वो उस गाड़ी में पड़ी पॉलीथीन को उठाकर बाहर बहते हुए यमुना में फेंक दे। लेकिन उसके मन में एक डर था कि किसी ने उसे देख लिया तो उसका सारा खेल बिगड़ जाएगा। कुछ समय सोचने के बाद वह वापस गाड़ी में आकर बैठ जाता है। गाड़ी में बैठकर वह सोचता है कि इस पॉलीथीन को कैसे ठिकाना लगाया जाए। वो सोचता है कि अगर वापस घर गया तो किसी को पता चल जाएगा और जो मौका उसे मिला है वह भी चला जाएगा। तभी उसके चालाक दिमाग में एक फिल्म बनने लगती है, जिसके बाद वो उस गाड़ी को घुमाकर कनॉट पैलेस की तरफ ले जाता है। वहां पहुंचने के बाद वह बग्या रेस्तरां के पास जाकर अपनी गाड़ी को रोकता है। हालांकि जिस जगह सुशील जाने वाला था वहां पर हर समय लोग घूमते रहते थे, लेकिन सुशील को पता था कि अब उसका बचना केवल उसी जगह पर संभव है। सुशील अपनी गाड़ी से उतरकर उस रेस्तरां के अंदर जाता है और फौरन उस रेस्तरां के मालिक केशव से मिलता है। वो केशव को बोलता है कि फौरन रेस्तरां खाली करवाओ, लेकिन रेस्तरां के मालिक यानी केशव को कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि केशव भी सुशील का खास दोस्त होता है और दूसरी बात कि सुशील कांग्रेस का लीडर भी था, इसलिए केशव उसकी बात मान लेता है। जो लोग खाना खा रहे थे उनको वहां से नहीं भगाया, लेकिन जो नए लोग आ रहे थे उनको खाना देने से मना किया जा रहा था। साथ ही रेस्तरां में काम करने वाले स्टाफ को भी वहां से निकाल दिया गया। इस समय करीबन 10 बज गए थे। अब रेस्तरां में केवल 2 जने बचे थे, सुशील और केशव। केशव के पूछने पर सुशील ने सारी बातें बता दी, लेकिन मीडिया के मुताबिक कहीं कहीं कहा जाता है कि सुशील ने केशव को सब सच बता दिया था, लेकिन कहीं कहीं यह भी बताया जाता है कि सुशील ने मनगढ़ंत कहानी बनाई थी। लेकिन अब जो होने वाला था उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अब वहां पर भारत का एक ऐसा कांड होने वाला था जो भूलने पर भी कभी नहीं भुलाया जा सकता था। उसके बाद सुशील ने अपनी गाड़ी की डिक्की से उस काली थैली को बाहर निकाला और रेस्तरां के अंदर ले आया। उस थैले के अंदर एक लाश थी, वो भी उसी की पत्नी की, लेकिन शायद केशव इस बात से अनजान था। सुशील ने अपना शैतानी दिमाग चलाया और लाश को तंदूर में डालकर उसे जलाने का प्लान बनाया, लेकिन तंदूर का मुंह छोटा था, इसलिए लाश उसके अंदर नहीं जा पा रही थी। इसलिए उसने केशव से एक चाकू मंगवाया और लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके उन दोनों ने टुकड़ों को तंदूर के अंदर डाल दिया। हालांकि उस समय तंदूर गर्म ही रहता है। धीरे धीरे उन्होंने पूरी लाश को तंदूर के अंदर डाल दिया, जिसके बाद उन्होंने सोचा कि उनका काम हो गया
और इसी कारण से वे दोनों खुश हो गए। लेकिन धीरे धीरे तंदूर की आग कम हो गई। यह देखकर दोनों की चिंता बढ़ने लगी। तभी उन्हें एक तरकीब सूझती है। कहते हैं ना कि आग में घी डालने से आग बढ़ती है, ठीक वही उन दोनों ने भी किया। इस आग को तेज करने के लिए उन्होंने रेस्तरां में पड़े मक्खन को उसमें डाल दिया। उनका यह नुस्खा काम कर गया। तंदूर ने फिर से एक बार आग पकड़ ली, लेकिन इस बार वो आग इस कदर लगी कि मानो कोई भयानक आग लग गई हो। तंदूर की लपटें रेस्तरां के बाहर भी दिखने लगी। तभी रेस्तरां के बाहर फुटपाथ पर सो रही एक सब्जी वाली का ध्यान उस धुएं की तरफ गया। धुएं की उठती हुई अंगारों को देख वो सब्जी वाली डर गई और इस कदर चिल्लाई कि पास में ही गश्त रहे पुलिस के एक सिपाही अब्दुल नजीर गंजू को वो आवाज सुनाई देती है। सिपाही जल्दी से दौड़कर उसके पास चला जाता है और आग को देखकर तुरंत रेस्तरां की दीवार पर चढ़कर देखता है। सिपाही देखता है कि अंदर दो शख्स खड़े हैं। अब्दुल ने पूछा कि ये क्या हो रहा है। तभी सुशील ने कहा, हम पुराने पोस्टर और कागज को जला रहे हैं। सुशील अब्दुल को बहला फुसलाकर वहां से रवाना कर देता है, लेकिन अब्दुल का मन अब तक शांत नहीं होता है। वो सोचता है कि आग रुकने का नाम भी नहीं ले रही है। आखिर इतने कितने कागज जलाए जा रहे हैं, क्योंकि कागज को जलाने के बाद थोड़ी बहुत आग तो शांत होती ही है। लेकिन वहाँ इस कदर आग की लपटें लग रही थी कि उसे देखकर शक होना तय ही था। तभी अब्दुल को बोड़ी के जलने जैसी स्मेल आती है। उसे थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है, इसलिए वो एकदम से भागकर तंदूर के पास चला जाता है। तंदूर के पास जाने के बाद जो उसने देखा, उसकी हालत खराब हो गई। उसने खोलते हुए तंदूर में उबलते हुए हाथ और हड्डियों को देखा, जिसे देखने के बाद उसका शक यकीन में बदल गया। उसे पता चल गया कि यहाँ कुछ न कुछ ऐसा जरूर हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। जिसके बाद वह बिना कुछ सोचे वहाँ से भागकर बाहर चला जाता है और फौरन पुलिस को कॉल करता है। सच्चाई सामने आने पर सुशील को पता चल गया कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता, इसलिए वो वहां से भाग जाता है। लेकिन केशव वहीं होता है। पुलिस तुरंत मौका वारदात पर पहुंचती है। जब पुलिस ने जलती हुई बोड़ी को देखा तो तुरंत उसे बुझाने को बोला। जब तंदूर की आग शांत हो गई तो पुलिस ने उसके अंदर झांक कर देखा तो वहाँ खड़े सभी पुलिस वालों की पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने उसके अंदर अध जली लाश के टुकड़े को देखा। अब सारा सच सामने आ चुका था, लेकिन पुलिस उस समय सुशील को नहीं पकड़ पाई, मगर केशव वहीं पर पकड़ा गया। पुलिस केशव को अपने साथ ले गई और लाश को मोर्चरी में रखवा दिया। जब यह बात पूरे दिल्ली में आग की तरह फैल गई, तब उस लाश की पहचान करने के लिए एक मकबूल करीम नाम का आदमी आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह मकबूल करीम कौन है, इसलिए इस पूरी कहानी के थोड़ा स्टार्टिंग में चलते हैं। दरअसल सुशील और नैना दोनों ने लव मैरिज की थी। यह नैना वही है जिसे सुशील ने गोली मारकर मार दिया था। दोनों कांग्रेस के एक नेता थे, रोज मिलते थे, बात होती थी, इसलिए दोनों में दोस्ती हो गई। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने एक दिन शादी कर ली। लेकिन शादी करने के बाद उनमें धीरे धीरे खटास होने लगी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, उनके रिश्तों की डोर ढीली होती गई। कभी कभी उन दोनों के बीच अनबन भी हो जाती थी, इसलिए नैना ज्यादातर फोन पर लगी रहती थी। इसी कारण से सुशील उस पर शक करता था और इसी शक की आड़ में सुशील ने कुछ ऐसा कर दिया कि उसका नाम अपराध के काले पन्नों में हमेशा के लिए छप गया। एक शाम सुशील अपने घर आता है। घर में घुसने के बाद वह देखता है कि उसकी पत्नी फोन पर किसी से बात कर रही थी। जैसे ही नैना सुशील को सामने देखती है, वह डर के मारे फोन को काट देती है। सुशील पूछता है कि किससे फोन पर बात कर रही थी। नैना कहती है कि रॉन्ग नंबर था और वो वहां से चली जाती है। लेकिन सुशील बहुत ही शातिर था। वो लैंडलाइन फोन को वापस डायल करता है। कॉल करने पर उस फोन को मकबूल करीम उठाता है। मकबूल करीम की आवाज सुनकर सुशील गुस्से से आग बबूला हो जाता है, क्योंकि यह मकबूल करीम नैना का एक दोस्त होता है। इस बारे में सुशील ने पहले भी मकबूल से बात करी थी, लेकिन मकबूल बोलता है कि सिर्फ हम दोनों दोस्त हैं, इसके अलावा हमारे बीच कुछ नहीं है। एक दूसरी बात यह भी थी कि मकबूल और नैना दोनों कॉलेज के फ्रेंड भी थे। इसी कारण से सुशील मकबूल को जानता भी था। जिसके बाद सुशील अपना फोन रखकर तुरंत नैना के पास जाता है और उसे बोलता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। नैना बात को टालती है, लेकिन सुशील का पारा बहुत ज्यादा चढ़ जाता है। नैना सुशील के सामने तेज आवाज में बात करती है और इतना सुनकर सुशील रह नहीं पाता। वो घर में रखी पिस्तौल को निकाल देता है और बिना सोचे समझे उस पर फायर कर देता है। दोस्तों, एक फोन कॉल के शक ने एक की जिंदगी खत्म कर दी थी तो दूसरे की जिंदगी को तबाह कर दी थी।
ये वही मकबूल करीम है जो नैना की लाश को पहचानने जाता है और इसी मकबूल ने सबसे पहले कहा कि नैना का कत्ल जरूर सुशील ने ही किया होगा। अब पुलिस का टारगेट केवल सुशील था, जिसके बाद पुलिस सुशील को पकड़ लेती है। न्यायालय में उसे पेश किया जाता है और उसे सजाए मौत मिलती है। लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को बदलकर उम्र कैद में तब्दील कर दिया, क्योंकि यह कत्ल कोई सोची समझी साजिश नहीं थी, कोई प्लानिंग के तहत किया गया मर्डर नहीं था। वो केवल एक शक के कारण गुस्से में हुई हत्या थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलना। जय हिंद।